कर्नाटक में 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धरामैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। खास बात यह है कि सिद्धरामैया पूरे 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। आज शाम को बंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सिद्धरामैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण 20 मई को होगा। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। सीएम पर फैसले के बाद डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान का फैसला मंजूर है। What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. We had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. तो क्या हुआ आखिर कर्नाटक में? इतनी माथापच्ची और इतने जोड़ तोड़ के बाद सिद्धरामैया अब जो मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिवकुमार उनके डिप्टी होंगे। थोड़ा और इसकी विवेचना करते हैं। हमारे साथ है हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, अब फैसला तो ऊपर से हो गया है, लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर से दिखाई दे रहा है? तो आखिरकार कर्नाटक का नाटक खत्म हुआ और ऐसे में डीके शिवकुमार मान गए कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके पीछे काफी नूरा कुश्ती हुई और देर रात तक बहुत सारी मीटिंग का दौर लगा रहा। डीके शिवकुमार और केसी वेणुगोपाल के साथ, रणदीप सुरजेवाला का सिद्धरामैया के साथ, और आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया कि फिलहाल सिद्धरामैया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होगा और वो होंगे डीके शिवकुमार। लेकिन 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें कुछ और ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन क्या ऐसे में एक सस्पेंस बना रहेगा? क्योंकि याद होगा आपको कि सोनिया गांधी ने भी ये बात कहा था डीके शिवकुमार को कि आपके साथ न्याय होगा, आपने जो वफादारी दिखाई पार्टी के साथ उसका आपको फल मिलेगा। तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ साल बाद सिद्धरामैया के जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए? फिलहाल कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए ये होगी कि लोकसभा का चुनाव जीते और इसीलिए डीके शिवकुमार को अभी भी राज्य का अध्यक्ष बना के रखा गया है। उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट यहां से लाए। लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये भी होता है कि क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन डीके शिवकुमार के हाथ में रहेगा, इसलिए कमान भी उनके हाथ में रहेगा और काफी पावरफुल वो रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार, ये तस्वीरें भले ही दिखाई जा रही होंगी दोनों एक साथ साथ हैं, क्या वाकई में ये लोग साथ साथ रहेंगे? बड़ा सवाल यही जो पल्लवी उठा रही कि तस्वीरें तो खिंचवा ली गई है हाथ उठाकर कि हम साथ साथ हैं, लेकिन क्या वाकई ये साथ साथ रहेंगे? लेकिन बहरहाल जो भी हो, 20 मई को अब कर्नाटक में शपथ ग्रहण होगा। डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के लिए मान गए हैं और सिद्धरामैया होंगे इस सरकार के मुखिया, यानी कि मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इधर आज मोदी सरकार की कैबिनेट में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि रिजिजू ने पिछले कुछ महीनों में न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर वो काफी चर्चा में रहे थे। रिजिजू 2021 में कानून मंत्री बने थे। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने विश्वास प्रकट किया। हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। लंबित जो विषय हैं
न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज द केरला स्टोरी के फिल्म मेकर्स को एक बड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक को कोर्ट ने हटा दिया है। डिटेल हम लेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, रोक तो हट गई है, लेकिन काफी टिप्पणियां आज सीजीआई ने इस पूरे मामले में की, और क्या डिटेल्स हैं उनके बारे में? देखिए, 8 मई को पश्चिम बंगाल ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए द केरल स्टोरी मूवी के ऊपर रोक लगा दी थी। जब सरकार की उसका ये कहना था कि इससे जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो इसके निर्माताओं ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है। अगर राज्य ऐसा नहीं करेंगे और बेवजह किसी फिल्म के ऊपर रोक लगाएंगे तो ये सभी फिल्मों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि ये रोक पूरी तरह से सही लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल है उसमें इसको रोक लगाई, तो इसको रोक हटा लिया है। दूसरी तरफ जो निर्माता, उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने भी इसके ऊपर शैडो बैनिंग कर दिया है, वहां फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं करने दी जा रही है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी निर्देश दिए कि जो भी अगर फिल्म देखना चाहता है उसकी सुरक्षा वहां पर मुहैया कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निर्माता है उनको मूवी के अंदर एक डिस्क्लेमर ऐड जरूर करना पड़ेगा कि 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण नहीं हुआ है या ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, तो वो उसको ऐड करने के लिए तैयार हो गए। तब ये फिल्म के प्रदर्शन का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में रास्ता साफ हो गया। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी आज दो बड़े फैसले सुनाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जलीकट्टू पर बनाए गए कानून को वैध माना है, तो दूसरी तरफ बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून की वैधता को भी बरकरार रखा है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि जलीकट्टू खेल उनके राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसलिए इस खेल पर लगाई गई रोक हटा लेनी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जलीकट्टू खेल को लेकर तमिलनाडु के नए कानून पर मुहर लगा दी और इसी के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बैल दौड़ की वैधता को बरकरार रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर, जहां नीतीश सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बिहार में कराई जा रही जाति जनगणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वो जाति जनगणना को रोके और ये सुनिश्चित करे कि एकत्रित डेटा को सुरक्षित रखा जाए। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज ईडी के सामने पेश हुई, जहां नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। तो वहीं पीएमएलए कानून के तहत उनका बयान भी ईडी ने दर्ज किया। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कहीं से भी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। इसी मामले में पहले ही ईडी तेजस्वी यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ कर चुकी है। तो वहीं इससे पहले इसी मामले यानी कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने भी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। और इन सब खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स 129 पॉइंट गिरकर 61,432 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 52 पॉइंट गिरकर 18,130 पर बंद हुआ। बाजार का और डिटेल में हाल हम लेंगे अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, आज के इन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार हुए। गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स, यहां पर प्रेशर रहा, साथ ही साथ डीवी स्लैब नंबर से पहले 4% नीचे, आईटीसी करीब 2% नीचे और एसबीआई नंबर्स के बाद, दोनों नंबर्स के बाद करीब 1.5 से 2% के आसपास का डिक्लाइन दिखा के गए। हनीवेल 7.5% ऊपर, ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड। देवयानी कल की बिकवाली के बाद 6% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% ऊपर और पूनावाला फिनकॉर्प करीब 2-2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में थर्मैक्स नंबर्स का इंपैक्ट 7.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी प्रॉफिट टेकिंग रादर रियल एस्टेट स्पेस में, अदानी पावर और एपीएल अपोलो दोनों में 3.5 से लेकर 4% तक का डिक्लाइन। पीएसयू बैंकिंग में प्रेशर था, तो उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एसबीआई, पीएनबी
ये कुछ ऐसे नाम जहां पे भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ फार्मा में प्रेशर था तो डीवीस लैब, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्रेन्यूल, सनोफी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर यहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्रूशियल इवेंट्स चल रहे हैं, बड़े नंबर्स अवेटेड हैं, उनका इंपैक्ट मार्केट्स में आप आते हुए देख रहे हैं। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुमित। सेक्टर एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा का कहना है कि कुछ आईटी कंपनियों और बैंकों के नतीजे बेहतर रहे हैं और इसके कारण बाजार में ग्रोथ दिख सकती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ख्याल से मार्केट में जो गिरावट आई थी शुरू के दौर पे, वो इसलिए आई थी क्योंकि आईटी के कुछ कंपनियों के रिजल्ट ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। लेकिन बाद की जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए वो अपेक्षा से काफी ज्यादा अच्छे रहे, तो उसने मार्केट को उत्साहित किया। और बाद में फिर एनबीएफसीज और बैंक के रिजल्ट आए तो उसने भी मार्केट को एक बढ़ावा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है, अगर किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट ग्लोबल मार्केट्स में नहीं होते या फिर हम एफआईआई के फ्लोज को बहुत स्ट्रांगली रिवर्स होते नहीं देखते, तो मेरे ख्याल से हमारी मार्केट्स अभी जो मोमेंटम बनाई हुई है, थोड़ा बहुत भले करेक्शन हो, लेकिन ये मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बना रहेगा। एसबीआई की चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में मुनाफे में करीब 83% का उछाल मिला है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में 29% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही एनपीए में भी सुधार देखा गया है। वहीं प्रोविजनिंग 7,237 करोड़ से घटाकर अब 3,315 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। विदेश में पैसा भेजने की अधिकतम सीमा से बचने के लिए कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसलिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में ट्रांजैक्शन करने पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। इस बारे में आज वित्त मंत्रालय ने एक सफाई दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या सफाई है वित्त मंत्रालय की और क्या है अब ये पूरा क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ मामला? दरअसल मुझे लगता है सफाई से पहले बता दूं कि मामला क्या है कि सरकार ने एक फैसला लिया। उस फैसले के तहत ये कहा कि अगर आप विदेश में जाते हैं और अगर क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर 2 व्यवस्थाएं लागू होंगी। पहली बात तो ये, क्रेडिट कार्ड से जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आपको 20% टीसीएस देना पड़ेगा, यानी तत्काल आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा और बाद में आप रिटर्न के जरिए उसको वापस ले सकते हैं। दूसरा, ये जो इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो ट्रांजैक्शन होंगे विदेशों में उसको सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत ले आया है। LRS के तहत लाने का एक और असर है, वो असर ये है कि LRS के तहत आप एक साल में कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है। अब उस $2.5 लाख की सीमा में जो क्रेडिट कार्ड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे, विदेशों में ट्रांजैक्शन होंगे, उसको भी शामिल कर लिया गया है। यानी आप 2.5 लाख विदेश भेज रहे हैं, मान लीजिए जब आप विदेश में जाकर ट्रांजैक्शन करें क्रेडिट कार्ड का तो भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब इसका काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही थी, तो अब वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है और सफाई जारी करके कहा है कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। इसके पीछे असली वजह ये थी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में LRS है उसका कई लोग इस सीमा को से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड से विदेशों में पैसा भेजते थे, विदेशों में पेमेंट करते थे, वहाँ ट्रांजैक्शन करते थे। तो ये जो सीमा से बचने के लोग जो करते थे उन पर शिकंजा कसना एक मकसद है। दूसरा, डेबिट कार्ड पहले से इस स्कीम में शामिल था, अब क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं था, तो रिजर्व बैंक ने कई बार सरकार से कहा था कि आप इसको भी शामिल कर लीजिए ताकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बीच के अंतर को खत्म कर दिया जाए। तीसरी बात सरकार ने सफाई दी है कि TCS जो 20% का है वो सभी पर लागू नहीं होगा। जैसे आप एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट के जाते हैं तो वहां पे आपको नहीं देना पड़ेगा टीसीएस उतना ज्यादा, जो पहले चला रहा है 0.5% उतना ही आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ अगर आप गिफ्ट देते हैं, रियल एस्टेट का पेमेंट करते हैं, बॉन्ड इत्यादि पर खर्च करते हैं, उसके लिए आप पैसा भेजते हैं, तो ऐसी सूरत में या फिर टूर पैकेज के तौर पर पैसा खर्च करते हैं उस पर ही आपको टीसीएस 20% किया गया है और इस स्कीम के तहत लाया गया है। सरकार इस पूरे मामले को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि नरम करने की कोशिश जुटी हुई है, लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि छोटी सी चीज को पकड़ने के लिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। जी, तो जो लक्ष्मण जी ने आखिरी लाइन बोली है कि छोटी सी चीज को पकड़ने के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसी मुद्दे को, इसी बात को आज हम उठाएंगे आज के आवाज अड्डा में। इसी पे होगी बड़ी चर्चा कि आखिर क्यों ये फैसला सरकार ने लिया है। और आज का आवाज अड्डा, डॉलर में खर्च, सख्त हुई शर्त,
जरूर देखिए हमारे साथ 7:57 पर। और लक्ष्मी रॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हमें अपडेट करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाई है। ओडिशा की पहली वंदे भारत है और देश की 16वीं। साथ ही पीएम ने राज्य में 8,200 करोड़ के रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। ओडिशा की पहली वंदे भारत पुरी से हावड़ा के बीच चलेगी। ट्रेन 500 किलोमीटर के सफर को 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी। इस बीच ट्रेन कुल 7 स्टेशनों पर रुकेगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही। ये वंदे भारत बंगाल और ओडिशा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है उन्हें और मजबूत करेगी। और अगर आप ई स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो आज से हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। ई स्कूटर ही क्यों, हम ई व्हीकल की बात करेंगे और उसी सीरीज में कंज्यूमर अड्डा खास सीरीज आपके लिए लेकर आया है, जिसमें पहली सीरीज का पहला एपिसोड आज शाम 5:57 पर होगा, जहां बात होगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की और हम बताएंगे आपको बेस्ट ऑप्शन। साथ होंगे कई एक्सपर्ट और इसी कड़ी में कल दूसरा जो एपिसोड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक कार्स का, जहां पर बेस्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन शुरुआत आज से इस सीरीज की इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या है बेस्ट ऑप्शन 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। सुरेश जी भैया। प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। CNG कार में स्टोरेज का तो कोई चांस ही नहीं है। CNG कार ली तो कैरियर भी लेना पड़ेगा। CNG इज गुड, बट कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। MG, it's CNG। Big boot, big appeal, big reaction. OMG, it's the Altroz iCNG. Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. अर्जुन, 10th में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा,
हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए भारत की कोशिशों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड में से एक पाकिस्तानी मूल के तव्वुर राणा को भारतीय एजेंसी एनआईए जल्द ही भारत लाएगी। अमेरिका के कोर्ट ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। एनआईए का मानना है कि तव्वुर राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले के लिए रैकी को अंजाम दिया। बाइडेन प्रशासन राणा के प्रत्यर्पण का समर्थन करता है। ऐसे में अब उम्मीद बढ़ गई है कि राणा जल्द भारत लाया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। Of American court extraditing Tahir Hussain Rana is a great victory for India. It is for the first time, according to my knowledge, that American government has heavily relied upon Indian investigating agencies' evidence. And I'm glad that when I was conducting the trial against one of the Indians accused, David Abu Jindal, who was also in the control room which was constituted in Pakistan during the terror attack of 26 November on Mumbai. David Headley, before the attack, had visited Mumbai. After the attack, had visited Mumbai. He had taken the photographs and he handed over the photographs of the targeted places to the Lashkar. जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत इस बार G7 में स्पेशल इनवाइटी है और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर जापान में रहेंगे। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत उन चंद देशों में है जो अभी भी NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत उसने नहीं किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ यूके में हुई G7 समिट में हिस्सा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया। यह एक्सपो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस साल एक्सपो की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग पर आधारित है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक संस्थानों और संग्रहालयों के डेलीगेशंस भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश की विरासत को संरक्षित करने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने अफसोस भी जताया कि आज़ादी के बाद इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए वो उतने हो नहीं पाए और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। इस साल के आखिर तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर होगी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद रूट पर चलाई जाएगी। तो कैसी होगी ये ट्रेन और इसका क्या फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट। चीन और जापान की तर्ज पर अब जल्द ही भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती दिखेगी। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन खास तौर पर हेरिटेज रूट्स पर चलाई जाएगी। पूरी तरह से मेड इन इंडिया इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा चुकी है। निजी कंपनी मेधा सर्वो, उत्तर रेलवे और RDSO मिलकर इस ट्रेन का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा DEMU रेट्रोफिटमेंट के जरिए डीजल पावर कार को हाइड्रोजन पावर कार में बदला जाएगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल की मदद से चलती है, जिसके जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं और इसी प्रोसेस में बिजली पैदा होती है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यही वजह है कि रेलवे की योजना है कि इन ट्रेनों को खास तौर पर हेरिटेज रूट्स पर चलाया जाए ताकि पर्यावरण को फिलहाल जो डीजल की ट्रेनों से नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके। अभी एक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत करीब 50 करोड़ है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत रेलवे पहले चरण में अलग अलग हेरिटेज रूट्स पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा। इसमें मुख्य तौर पर कांगड़ा वैली, नीलगिरी माउंटेन,
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शामिल है। फिलहाल देश में हाइड्रोजन की कीमत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है पॉपुलर मोड साबित होने पर इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ वक्त है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें भी जारी हैं और अगर आप सिर्फ एक क्लिक पर ताज़ा खबरें और अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर विजिट करें। नमस्कार।